बच्चों, हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में 4 राजवंशों के बारे में चर्चा कर लिया है। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के विषय में। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो विजयनगर राज्य का राजा, जिसे राय कहा जाता था, राज्य और शासन का केंद्र बिंदु था। भारत की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर देता था। राज्य के सप्तांग में राजा सर्वोपरि था और उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह सम्राट के रूप में अपने आदेशों को क्रियान्वित कराए और प्रजा के हितों का पालन करे। राजा के चयन में राज्य के मंत्रियों और जो नायक हुआ करते थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे कृष्णदेव राय के राज्यारोहण में मुख्यमंत्री तिम्म का जो उत्तरदायित्व था वह महत्वपूर्ण था। सदाशिव राय के राज्यारोहण में प्रधानमंत्री राम राया का बड़ा हाथ था। इसी तरह युवराज राजा के ठीक बाद का यह पद होता था और सामान्यतः यह राजा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था। पुत्र न होने पर राजकुल के किसी योग्य पुरुष को युवराज नियुक्त किया जाता था, उसका भी अभिषेक होता था और जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहते थे। इसके अलावा प्रशासन के अगले कड़ी में संयुक्त शासन की भी व्यवस्था थी। दक्षिण भारतीय संयुक्त शासन परंपरा का विजय काल में विजयनगर में निर्वहन होता है। हमें ज्ञात है कि 2 बंधुओं का एक साथ सम्राट होने का दृष्टांत प्राप्त होता है, हरिहर और गुप्ता का। दोनों ने ही एक साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और शासक के रूप में 20 वर्ष तक शासन भी किया था। राज परिषद और मंत्री परिषद का एक स्वरूप होता था। विजयनगर साम्राज्य में राजा की सत्ता निरंकुश नहीं होते थे। उसके निरंकुश न हो पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि राजा स्वयं को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। दूसरे व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई जन समितियां उसके निरंकुशता की राह में अवरोधक हुआ करती थी। कृष्णदेव राय ने अपने अनुपम ग्रंथ आमुक्त माल्यद में लिखा है कि एक मूर्धाभिषिक्त राजा को सर्वदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए, ऐसा उसका विचार था। एक राज परिषद भी हुआ करते थे। यह इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल के समान थे। राजा की सत्ता को नियंत्रित करने में राज परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसमें नायक थे, सामंत शासक थे, धर्माचार्य थे, विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, कलाकार थे, व्यापारियों और विदेशी राजदूतों को इस संस्था में शामिल किया जाता था। एक मंत्री परिषद हुआ करते थे। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित मंत्री परिषद के ही समान था। इस परिषद का जो प्रमुख अधिकारी था उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता था। दंड नायक एवं कार्यकर्ता केंद्र में राज परिषद एवं मंत्री परिषद के अतिरिक्त यह भी एक उच्च अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय हुआ करते थे। विजयनगर जैसे विस्तृत साम्राज्य पर केवल राजा और उनके परिषदों का शासन नहीं था। केंद्र में एक सचिवालय की स्थापना भी की गई थी। इसमें विभागों का बंटवारा किया गया था और इसमें सर्वनायक मुख्य सचिव, रायसम अर्थात सचिव, कर्णिकम अर्थात अकाउंटेंट जैसे अधिकारी हुआ करते थे। विशेष विभागों से संबंधित अधिकारियों या विभाग प्रमुखों के पदों के नाम भिन्न थे। जैसे गृह मंत्री को
माननीय प्रधानम कहा जाता था। शाही मुद्रा को रखने वाले अधिकारी को मुद्राकर्ता कहा जाता था और इस प्रकार के अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। प्रांतीय शासन की बात अगर करें बच्चों, तो इसमें प्रशासनिक इकाई में मंडल, राज्य, वार्ड, प्रत्येक ये कर्नाटक क्षेत्र में थे और इसके प्रधान को मंडलेश्वर या नायक या उदय्यर ये गवर्नर हुआ करते थे या राजकुमार होते थे। इसी तरह से मंडल को वलनाडु या कोट्टम अर्थात जिला में बांटा गया था और इसके प्रधान वलनाडु प्रभु होते थे। जिला को नाडु अर्थात उप जिला में बांटा गया था। इसके प्रधान को नाडु प्रभु या नत्तु नायक्कर कहा जाता था। इसके बाद नाड जो है परगना तालुका को ग्राम में बांटते थे और इसके प्रधान को गौड़ा कहा जाता था। शासन संबंधी कार्य में सुगमता के लिए साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत मंडल राज्य कहलाते थे, जैसा कि मैंने उल्लेख कर लिया है। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य में 6 मंडल में विभाजित थे। जिले वलनाड या कोट्टम कहलाते थे। वलनाडु नाडुओं में विभाजित थे। नाडु ग्राम समूहों में विभाजित थे जिन्हें मेला ग्राम कहा जाता था। प्रत्येक मेला ग्राम में 50 गांव होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव या हुर हुआ करते थे, हुर, जिसका प्रधान गौड़ा होता था। नयंकार व्यवस्था उस समय प्रचलित थे। विजयनगर कालीन राजतंत्र की प्रमुख विशेषता थी नयंकार व्यवस्था। नयंकार व्यवस्था की उत्पत्ति और स्वरूप को लेकर बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। इतिहासकारों का विचार है कि नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले या उनके अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड या जागीर देते थे, जो अमरम कहलाता था। अमरम भूमि का स्वामी होने के कारण भूधारक को अमर नायक भी कहा जाता था। बच्चों, 16वीं सदी ईस्वी के मध्य में नायकों की संख्या लगभग 200 थे, जिनमें सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा फिर प्रांतीय गवर्नर एवं नायक में अंतर की अगर बात करें तो प्रांतीय गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, जबकि नायक सैनिक सामंत होता था। गवर्नर की तुलना में नायक को अपने प्रदेश में कहीं अधिक स्वायत्तता प्राप्त थे। गवर्नर को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित या पदच्युत किया जा सकता था, जबकि नायक के स्थानांतरण का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। गवर्नर की तुलना में नायक के उत्तरदायित्व तो अधिक थे। जंगलों को साफ कराना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, कृषि और आम समृद्धि को प्रोत्साहन देना इत्यादि उसके अतिरिक्त दायित्व थे। गवर्नर प्रायः ब्राह्मण हुआ करते थे, जबकि ब्राह्मण नायक होने के दृष्टांत हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं। समग्रतः नायंकर या नायंकार व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे। नायंकार व्यवस्था विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी। फलतः नायंकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के विनाश में एक प्रमुख कारण भी बनी। स्थानीय शासन की बात करें अगर बच्चों, तो दक्षिण भारत के इतिहास में कई राजवंश उभरे और मिटे, मगर एक राजनीतिक संस्था जो अब तक बिल्कुल ही दुष्प्रभावित नहीं हुई थी वह थी स्थानीय शासन। लेकिन विजयनगर काल में वह संस्था भी प्रभावित हुई। चोल काल में ग्राम सभाएं बहुत शक्तिशाली थी। स्थानीय संस्थाएं हुआ करते थे। गांव के आंतरिक मामलों में उन्हें लगभग पूरी तरह स्वायत्तता प्राप्त थी, किंतु विजयनगर काल में इन स्थानीय संस्थाओं की जीवंतता लगभग समाप्त हो गई। अयंगार व्यवस्था एक प्रचलित हुआ।
नायंकार व्यवस्था की भांति आयंगार व्यवस्था विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था के एक विशेष पहचान थे। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाता था और इस ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन अधिकारियों के समूह को ही आयंगार कहा जाता था। आयंगारों को बिना जानकारी दिए न तो संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता था, न भूमि बेची जा सकते थे और न ही दान दिया जा सकता था। आयंगार व्यवस्था से संबंधित कुछ पद थे, जैसे सेनते ओवा, ये गांव का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी होता था। अंतरीभार, ये ग्राम सभा की कार्यवाही को नियंत्रित करता था। परिपत्यागार क्षेत्र में राजा का प्रतिनिधि अधिकारी था और महानायकाचार्य, इसके माध्यम से राजा गांव के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखता था और यह व्यवस्था लगभग ब्रिटिश काल तक चलती रही। राजस्व प्रशासन की बात करें अगर, तो विजयनगर काल में राज्य के आय के स्रोत थे भू राजस्व, सबसे बड़ा स्रोत था। संपत्ति कर था, व्यापारिक कर था, व्यावसायिक कर था, उद्योग कर था, सामाजिक और सामुदायिक कर था, आर्थिक दंड से प्राप्त आय, ये सब जो है राजस्व के साधन हुआ करते थे। भू राजस्व विजयनगर काल में राजस्व विभाग को अठवन कहा जाता था। अठवन तंत्रम नामक पुस्तक से विजयनगर कालीन राजस्व व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विजयनगर काल में पूरे साम्राज्य में न तो भूमि के पैमाइश के समान कोई व्यवस्था थी और न ही भू राजस्व जिसे शिष्ट कहा जाता था कि दरें समान थी। जैसे अगर उदाहरण की बात करें बच्चों, तो ब्राह्मणों की स्वामित्व वाली भूमि पर उपज का 20वां भाग कर लगता था। मंदिरों की भूमि पर उपज का 30वां भाग कर लगता था। आमतौर पर भू राजस्व कुल उत्पाद का 1/6 होता था, कहीं कहीं 1/4 भी था। भू राजस्व का भुगतान नगद या जिन्स के रूप में किया जा सकता था। सिद्ध दाया एक शब्द आता है, ये नगद के रूप में दिया जाने वाला राजस्व था। अन्य करों की अगर बात करें बच्चों, तो राज्य की आय का एक अन्य स्रोत था सिंचाई कर, जिसे तमिल क्षेत्र में दाशाबंदा एवं आंध्र क्षेत्र में कट्टू कोडेज कहा जाता था। तत्कालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसे व्यावसायिक कर न देना पड़ा हो। इससे गडेरिए, बढ़ई, धोबी, नाई तक मुक्त नहीं थे। हालांकि 16वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में नाइयों को कर मुक्त कर दिया गया था। समग्रतः कह सकते हैं कि विजयनगर काल में करों की संख्या भले ही अधिक रही हो, लेकिन करों की दरें अधिक नहीं थी। विजयनगर नरेश आपात स्थिति में करों को माफ करने में भी बड़े उदार हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम लोग विजयनगर कालीन सैन्य प्रशासन की। नरेशों के सैनिक विभाग का नाम कदाचार था, जो विजयनगर के नरेश हुआ करते थे। यह दंडनायक या दंडनायक, ये प्रधान सेनापति का नाम होता था, उसके नियंत्रण में होता था, जिसकी सहायता नायक या पालीगर, ये उच्च अधिकारी थे सेना के, और छोटे स्तर के अधिकारी कर्मचारी वर्ग भी करता था। केंद्रीय सेना में हस्त सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना होते थे। एक तोपखाना भी था, वह अधिक उन्नत नहीं था। कृष्णदेव राय के समय में 651 हाथी था, 3600 अश्वारोही थे एवं 7 लाख पैदल सेना थी और एक तोपखाना था। केंद्रीय सेना के साधारण सैनिक को वेतन आमतौर पर नगद दिया जाता था, लेकिन सेना के बड़े अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जागीर प्रदान किया जाता था। राज्य की प्रशासनिक सेवा की तरह सैनिक सेवा भी सभी जाति व वर्गों के लिए खुला हुआ था, इस पर कोई भेदभाव नहीं था। पुलिस विभाग का खर्च वेश्याओं पर लगाए गए कर से चलता था। न्याय प्रशासन,
अब विजयनगर साम्राज्य के न्याय प्रशासन की अगर बात करें बच्चों, तो नरेश न्याय एवं दंड को शांति एवं सुरक्षा के लिए परम आवश्यक मानते थे, इसलिए न्याय प्रशासन पर विशेष ध्यान देते थे। सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश था, साथ ही न्याय के शासन के लिए व्यवस्थित न्यायालय एवं न्याय संबंधी विशेष अधिकारी भी हुआ करते थे। विजयनगर काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे। पहला शास्त्रिता, राजा का न्यायालय था। मुद्रिता, ये राजा द्वारा नियुक्त न्यायालय थे। चल अर्थात अस्थायी न्यायालय, और प्रतिष्ठा यानी स्थायी न्यायालय हुआ करते थे। समग्रतः विजयनगर नरेशों ने धीरे धीरे एक केंद्रीय शासन का विकास किया और प्रजा का कल्याण और उनकी समृद्धि उनके शासन का मूल तंत्र था। उनके द्वारा प्रचलित संस्थाएं जैसे आयंगार व्यवस्था व राजस्व व्यवस्था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल तक बने रहे। कंपनी के अधिकारियों ने इसी व्यवस्था को थोड़ा सा संशोधित करके इसकी उपयोगिता और महत्व को जाहिर किया था। अगर हम लोग विजयनगर कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विजयनगर साम्राज्य में असीम समृद्धि थी, लेकिन यह समृद्धि सबके लिए सुलभ था ऐसा भी नहीं था। विजयनगर साम्राज्य में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। चोल काल के तुलना में विजयनगर काल में कृषि अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन भी हुए। इसके 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हम उल्लेख करते हैं। जैसे पहला, इस काल में गांवों की संख्या काफ़ी बढ़ती है, और दूसरे, इस काल में दक्षिण भारत के अधिकांश ग्रामीण भागों में तेलुगु और अन्य बाहरी लोगों के भूस्वामित्व का विस्तार होता है। भूधारण पद्धति के आधार पर भूमि के प्रकार का वर्गीकरण किया गया। जैसे भंडारवाद ग्राम भूमि एक शब्द आता है, इसका तात्पर्य है कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि। मान्या भूमि एक शब्द आता है, ये राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता वाली भूमि थी, ये सेवाओं के बदले दिया जाता था। प्रायः ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय, मंदिरों को दी गई भूमि देवदेय, और मठों को दी गई भूमि मंडोर या मठापुर भूमि कहलाती थी। अमरम भूमि, इस प्रकार की भूमि विजयनगर काल में सबसे ज़्यादा था, लगभग 75%। यह न्यायंकार व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य द्वारा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भूमि क्षेत्र दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था, और इसके ग्रहणकर्ता को अमर नायक। अमर नायकों को अमरम की आय का 1/6 अंश राज्य को देना पड़ता था, जो अमर मकनी कहलाता था। उबली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि। रक्त कोड़गे भूमि, यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले अनुचित रूप से मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि। इसी तरह से कुट्टगी, ये पट्टे पर दी गई भूमि कहलाते थे। भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज के बंटवारे की व्यवस्था को वारम कहा जाता था। कुद, ये विजयनगर काल में कृषक मजदूर यानी खेती में लगे हुए मजदूर कुद कहलाते थे। सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें तो विजयनगर काल में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था एवं विकास मुख्यतया सामुदायिक प्रयासों के द्वारा किया जाता था। मंदिर, मठ, व्यक्ति, संस्था आदि सिंचाई के साधनों के विस्तार में अपना योगदान देते थे। सिंचाई में पूंजी निवेश द्वारा आय प्राप्त की जाती थी, जिसे तमिल क्षेत्र में दशावंदा और आंध्र कर्नाटक क्षेत्र में कोट्टुकुड़गे कहा जाता था। उत्पादन की अगर बात करें बच्चों, तो चावल मुख्य उत्पादन था उस समय। व्यवसाय की बात करें तो प्रमुख व्यवसाय बुने हुए कपड़े थे, थानों की खुदाई थे, धातु शोधन से संबंधित कारखाने थे। छोटे व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण गंधी का पेशा था।
राज्य के आर्थिक जीवन में शिल्पियों एवं व्यापारियों के संघों का महत्वपूर्ण योगदान था। तटवर्ती और सामुद्रिक व्यापार उन्नत थे। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। व्यापार के लिए जो मुद्राएं प्रचलन में था उसमें विजयनगर साम्राज्य के अधिकतर सिक्के सोने के और तांबे के थे। अभी तक चांदी का एकमात्र सिक्का मिला है। सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं और पशुओं के प्रतीक होते थे जो राजाओं के धार्मिक विश्वासों के अनुरूप बदलते रहते थे। विजयनगर कालीन अगर समाज की बात करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित था। विजयनगर नरेशों को अभिलेख में प्रायः वर्णाश्रम धर्म मंगलानुपालश्रुता या सर्ववर्णाश्रम धर्म मंगलानुपालश्रुता अर्थात सभी वर्णों के मंगलों का या हितों का अनुपालन करने वाला कहा गया है। वाणिज्यिक एवं कृषि वर्गों को समृद्ध रूप से उदय होता है। मध्य वर्गों में सेट्ठी या चेट्टी नामक एक बड़े समूह का उल्लेख किया जा सकता है। इनकी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं भी थी। सेट्ठियों के ही समकक्ष व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग थे जिन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। इस काल के अन्य प्रमुख सौदागरों में कैकोलार यानी जुलाहे, कंबलतार मतलब शास्त्रवादक या चपरासी, नाई, रेड्डी आंध्र क्षेत्र में प्रमुख थे। दास प्रथा, पहले से चली आ रही दास प्रथा इस काल में भी प्रचलित रही। दासों का क्रय विक्रय वेश वेग कहलाता था। स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो मध्यकाल के अन्य प्रदेशों की भांति विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सामान्यतः उन्हें भोग की वस्तु समझा जाता था। संगीत व नृत्य उनकी शिक्षा के कुछ अंग जरूर थे। यही कारण है कि इस काल के साहित्यिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान उल्लेखनीय है। जैसे गंगा देवी ये मधुरा विजयम शासक बुक्का प्रथम थे। हनप्पा शासक प्रौद देवराय एवं तिरुमल्लमा शासक अच्युत देवराय के समय की जानी मानी विदुषियाँ थीं। गणिकाएँ विजयनगर के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते थे। गणिकाओं के दो वर्ग थे, एक वे जो मंदिरों से संबद्ध थे और दूसरी वे जो स्वतंत्र जीवन यापन करते थे। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। उन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दी जाती थे या फिर नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर में देवदासी प्रथा के प्रचलन का उल्लेख डोमिंगो पायस के यात्रा वृतांत से प्राप्त होता है। सती प्रथा, विजयनगर काल में सती प्रथा प्रचलित थे। हरनाओ, नूनेज, सेजर फ्रेडरिक, पित्रो, बेलावाले आदि विदेशी यात्रियों ने इस कुप्रथा का आंखों देखा हाल बयान किया है। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों को प्रिय था। मनोरंजन में नाटक, यक्षगान यानी संगीत में अभिनय और बोमलाट यानी छाया नाटक बहुत लोकप्रिय था। शिक्षा, विजयनगर नरेशों और पल्लव और चोल नरेशों की भांति अपने प्रजा के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना नहीं की तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन अवश्य दिया। इस काल में मंदिर, मठ और अग्रहार विद्या के केंद्र हुआ करते थे। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, शास्त्र पुराण आदि अध्ययन के लिए लोकप्रिय विषय थे। कला 2 सदी से अधिक समय तक दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विजयनगर साम्राज्य ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वास्तुकला की अगर बात करें बच्चों तो इस तरह विजयनगर शैली के स्तंभों का प्रयोग बहुतायत में मिलता है। स्तंभों का प्रयोग 2 विशिष्ट रूप में पाया जाता है, कल्याण मंडप मतलब विवाह मंडप और सहस्र मंडप।
कल्याण मंडप या विवाह मंडप, इसका निर्माण आमतौर पर मंदिर के प्रांगण में बाईं ओर किया जाता था। सहस्र मंडप यह स्तंभों की अनेक पंक्तियों से युक्त अति विशाल कक्ष होता था। स्तंभों की विविध ढंगी संरचना और अलंकरणों की प्रचुरता विजयनगर साम्राज्य की विशेष पहचान है। अम्मान मंदिर विजयनगर शैली की एक प्रमुख विशेषता है। विट्ठल स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कृष्णदेवराय के शासन के शुरू हुआ और अच्युत देव राय के समय में जारी रहा। हजारा रामा स्वामी मंदिर, इसका निर्माण भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ। मथुरा का मीनाश्री मंदिर, यह पुराना मंदिर जिसका वर्तमान रूप 14वीं सदी ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसका पुनः निर्माण 17वीं सदी ईस्वी में मथुरा के नायकों ने करवाया था। श्रीरंगम का रंगनाथ मंदिर, यह बहुत पुराना मंदिर है। इसे चोल, पांड्य, होयसल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर कालीन मंदिर की अगर बात करें बच्चों, तो महत्वपूर्ण मंदिर में कुछ नाम ऐसे हैं कि हेमकूट पहाड़ी का शिव मंदिर, श्रृंगेरी का विद्याशंकर मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा रामा मंदिर, गणपति मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि, वेल्लौर का जल कनाथेश्वर मंदिर, विरिंचीपुरम का मार्ग सर्वेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का एकांबरनाथ व वरदराज मंदिर और ताड़पत्री का रामेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। मथुरा शैली के मंदिर में मथुरा का मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम का रंगनाथ मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर, तिवालूर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, चिदम्बरम का लाड़ापत्री का पार्वती मंदिर, तिन्नेवली मंदिर, तिरुवांडावलई मंदिर, श्रीविल्लीपुत्तूर मंदिर, कुंभकोणम का रामास्वामी मंदिर इत्यादि इसके उल्लेख हैं। मंदिरों के अतिरिक्त राजमहल, राजदरबार भवन, सिंहासन मंच, विजय भवन जिसे कहा जाता है, निर्माण व नामकरण कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में धार्मिक भवन और अन्य भवन विजय नगरकालीन वास्तुकला के अच्छे नमूने हैं। मूर्तिकला की बात करें तो वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला का भी समुचित विकास होता है। विजयनगर के मंदिरों में सजावट की जटिलताओं के बढ़ने से मूर्तिकला का तेजी से विकास हुआ। कांस्य मूर्तिकला, जिसका प्रसार चोल शासकों के अधीन बड़े पैमाने पर हुआ। कांस्य मूर्तियों में तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में पाई जाने वाली कृष्णदेव राय व उनकी दो पत्नियों वेंकट प्रथम, अच्युत राय व कुछ अन्य की आदमकद मूर्तियाँ असाधारण हैं। चित्रकला की अगर बात करें तो विजयनगर के चित्रकारी चोल एवं पांड्य परंपरा के ही क्रम में था। इसी तरह से भाषा और साहित्य की बात करें बच्चों, तो संस्कृत भाषा को भी बहुत बल मिला। विजयनगर काल की सबसे बड़ी संस्कृत रचना वेदार्थ प्रकाश, इसके रचयिता सायण थे। विद्यारण्य, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी भी अनेक रचनाएं हैं, जिसमें शंकर विजय जो महाकाव्य शैली में लिखा गया है उल्लेखनीय है। विद्यारण्य के शिष्य माधव आचार्य भी अनेक धार्मिक और दार्शनिक रचनाएं की, जिनमें पराशर माधवीय यानी पराशर स्मृति का काल माधव इत्यादि उल्लेखनीय है। इनके समकालीन लेखक माधव मंत्री ने तप्त पर्ज दीपिके लिखी, जो पद्म पुराण के एक अंश की व्याख्या है। ईश्वर दीक्षित ने कृष्ण देव राय के कहने पर रामायण पर 2 टीकाएं लिखी, जो लघु विवरण और बृहद विवरण के नाम से जाना जाता है। वीर कंपराय की पत्नी गंगा देवी ने वीर कंपराय चरित मधुरा विजय की रचना की। विजयनगर काल में गंगा देवी के अतिरिक्त संस्कृत की और भी विदुषी कवित्रा, जिसे अभिराम कामाक्षी थे, इन्होंने अभिनव रामाभ्युदय रामकथा पर आधारित है। तिरुम लांबा ने वरदंबिका परिणय, ये अच्युत राय और वरदंबिका की प्रणय गाथा पर आधारित है, इसकी रचना की।
संस्कृत लिखने वाले शाही लेखकों में कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जाम्बवती नाटक लिखा। तेलुगु साहित्य की अगर बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान श्रीनाथ का था, जो देवराय द्वितीय के दरबारी कवि थे। उनकी दो प्रसिद्ध रचना है श्रृंगार नैषेध, ये श्रीहर्ष के नैषेध काव्य का तेलुगु अनुवाद है, और हर विलास, ये शिव से संबंधित कहानियाँ हैं। इसके अलावा पोतन महत्वपूर्ण कवि था, जिसने भागवत पुराण का भागवत के नाम से तेलुगु में अनुवाद किया। पोतन का समकालीन कवि पीन वीरभद्र ने जेमिनी महाभारत एवं श्रृंगार शकुंतला की रचना की। गोना बुद्ध रेड्डी उर्फ रंगनाथ ने 1300 से 1310 ईस्वी में रंगनाथ रामायण की रचना की। तेलुगु के कवित्रय की संज्ञा दिया जाता है, जिसमें नानन्य 11वीं सदी ईस्वी के तेलुगु का आदि कवि, तिकन्न ये 13वीं सदी ईस्वी एवं एरन्ना या एरा प्रगण 14वीं सदी ईस्वी के प्रयासों से महाभारत का पूरा तेलुगु अनुवाद या पुनर्सृजन अस्तित्व में आ सका। महाभारत के इन 3 तेलुगु अनुवादक कवियों को तेलुगु के कवित्रय की संज्ञा दी जाती है, जो अभी आप लोगों को बताया। इसमें नान्य 11वीं सदी, तिक्कन 13वीं सदी और एरन्ना 1280 से 1350 ईस्वी के बीच में हुए हैं। कन्नड़ साहित्य का भी खूब विकास होता है, तमिल साहित्य का विकास होता है। कन्नड़ साहित्य में आरंभिक जैन कन्नड़ साहित्यकारों में महत्वपूर्ण मधुर था, जिसने धर्मनाथ पुराण लिखा। महान जैन कन्नड़ साहित्यकार रत्नाकर वर्णी ने भरतेश्वर चरित की रचना की। शैव कन्नड़ लेखकों में चामरस ने शैव संत प्रभुलिंग लीलई की रचना की। लकन्ना व जकन्ना ने शैव सिद्धांतों की व्याख्या पर लिखा। वैष्णव कन्नड़ लेखकों ने कुमार व्यास का उल्लेखनीय स्थान है, जिसमें कन्नड़ महाभारत की रचना की। तमिल साहित्य में विजयनगर नरेशों ने तमिल कवियों को संरक्षण दिया। सरस्वती ने कृष्णदेव राय के विवाह पर एक कविता की रचना की। कृष्णदेव राय द्वारा संरक्षित तमिल कवियों के नाम है हरिदास, ये वैष्णव थे। मंडल पुरुष, यह जैन थे। ज्ञान प्रकाश, तत्व प्रकाश इत्यादि। अब बच्चों, अंत में विजयनगर साम्राज्य की अगर विघटन की बात हम लोग करें तो इसमें बहुत सारे कारक थे, जिसमें बहमनी सल्तनत से संघर्ष चलता रहा, ये कारण था। सैनिक दुर्बलता थी। बहमनी राज्य के विरुद्ध विजयनगर निरंतर परास्त होने के कारण उनकी सैनिक दुर्बलता सामने आती है। मुस्लिम महासंघ की स्थापना इन्होंने की। मुस्लिमों के साथ अत्याचार करने तथा बहमनी राज्य के मलबे पर स्थापित हुए मुस्लिम राज्यों की राजनीति में दखलंदाजी करने का परिणाम यह हुआ कि विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का एक मजबूत संघ बन गया। राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो था वह भी इनके खिलाफ गया। कमज़ोर परवर्ती शासक हुए, जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ही कमज़ोर थे, अक्षम थे। महत्वाकांक्षी नायक और प्रांतपति जो थे, विजयनगर साम्राज्य के विघटन के दौर में उसके नायक एवं प्रांतपति बड़े जोरावर निकले और खुद एक राज्य खड़ा करने में लग गए। पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की मौजूदगी जो थे, वो विजयनगर राज्य के पश्चिम में समुद्र तट पर पुर्तगाली बस गए। हालांकि ये व्यापारी के रूप में आए थे, किंतु धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और विजयनगर राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए। अब बच्चों, इसके बाद फिर कुछ प्रांतीय राजवंश चलता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसी लेक्चर के साथ में विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों की कहानी और उसके प्रशासन के साथ में इस लेक्चर का समापन करता हूँ। अब आगे जब भी बात करेंगे तो बहमनी राज्य के बारे में बात करेंगे और बाकी जो उत्तर भारत के राजवंश हुए, प्रांतीय राजवंश हुए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।